तो आज हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे आर्बिट्रेरी टर्म्स का। अभी तक हमने यही पढ़ा है और अभी हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इस पे एक नया टेस्ट देखेंगे। और ये हमने कहीं ना कहीं पॉजिटिव टर्म सीरीज में भी पढ़ा है, जिसको कहते हैं रेशियो टेस्ट। और मुझे लगता है कि आप सभी को पहले से अंदाज़ा है कि क्या होने वाला है। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, देन आगे के प्रूफ पे समझेंगे इसे। तो हमारा स्टेटमेंट है कि लेट समेशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ arbitrary terms and let us suppose that कि limit mod of un plus 1 upon mod of un is equal to L। और लिमिट में अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो इट मीन्स दैट कि L n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पूरे सीक्वेंस हमने यही पढ़ा है। देन हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कि समेशन यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एल इज लेस देन 1 एंड सेकंड वन इज समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन 1 एंड एल इक्वल टू 1 पे वही बात आ जाती है टेस्ट फेल की। खैर वो बात की बात है। अभी हम सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं और मैं चाहूँगा कि इसके आप इंडिपेंडेंट प्रूफ एक बार फिर से देख लो। वैसे तो सेम प्रूफ है जो आपको उसमें हमने पढ़ा है, यहाँ भी वही बात होगी, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट इसमें करना है कि कैसे चलना है इस पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि समेशन यूएन जो है वो एक ऐसा सीरीज है जो कि आर्बिट्रेरी टर्म्स का सीरीज है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं 5 टर्म निगेटिव, 5 टर्म पॉजिटिव, 6 टर्म पॉजिटिव, 4 टर्म निगेटिव, कुछ भी संभव है, ठीक है ना। और हमने मॉडुलस वैल्यू लेने के बाद ये रेशियो का जो हमने लिया है मॉड यू एन प्लस 1 अपॉन मॉड यू एन, इसका वैल्यू हमने एल मान लिया। तो समेशन यू एन जो है वो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा यदि एल 1 से छोटा हो। समेशन यू एन हमारा डाइवर्जेंट होगा यदि एल हमारा 1 से बड़ा हो। तो वैसे तो चीज़ें क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट प्रूफ किया जाए, मतलब कि थ्योरम लिखा है तो प्रूफ भी तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है हमारे पास, हम केस फर्स्ट पे आते हैं। और केस फर्स्ट में हमारा क्या है यहाँ पर कि इफ़ L इज लेस देन 1। ओके, तो अगर आप ज़रा सोचो कि अगर L 1 से छोटा है तो क्या हम एक एप्सिलॉन चुन सकते हैं। लेट अस चूज एन एप्सिलॉन, टेक एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट कि L प्लस एप्सिलॉन इज अगेन बीइंग लेस देन 1, है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1 माइनस एल बाई 2 ले सकते हो। ये चीज़ें पहले से हमने क्लियर कर लिया है ना, कि एल अगर 1 से छोटा है तो एक छोटा ऐसा पॉजिटिव नंबर आएगा जिसको एल में जोड़ने के बावजूद भी वो 1 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और एक हिंट पे हमने बोला है कि वो क्या होगा, 1 माइनस एल बाई 2 हो जाएगा। आप रियल नंबर पे डायग्राम पे भी बना के देख सकते हो। तो अब हमने एक एप्सिलॉन ले लिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्या है कि सिंस लिमिट ऑफ mod un plus 1 upon mod un is equal to L, then for the epsilon greater than 0, मतलब जो एप्सिलॉन आपने पहले माना है उसके लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट कि मॉडुलस ऑफ mod of un plus 1 by mod un minus L is again being less than epsilon for all n greater than equal to m। ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, देन वी सी दैट कि मॉड ऑफ यू एन प्लस 1 अपॉन मॉड यू एन, अब ये मॉडुलस को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर दैन एल माइनस एप्सिलॉन। कब, जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू m हो जाए तब, ठीक है। नाउ पुट r इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, और ये r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, ठीक है। वैसे r हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। r कैसे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि r अगर 0 करोगे तो l प्लस एप्सिलॉन 0 होगा। तो इसका मतलब l तो वैसे 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। क्यों, आपके पास ये सवाल के लिए मैं एक्सरसाइज देता हूँ कि वाई L शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसलिए R शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0। आप सोचोगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है।
तो इसके बाद अगर हमारा r जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ से इसी इनइक्वालिटी को हम देखें और हम बस ये वाले साइड को देखते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है, इस इनइक्वालिटी को देखते हैं तो मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन मॉड un इज लेस देन r फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। आगे का स्टेप आपको लगभग क्लियर है। क्या करना है, n की वैल्यू धीरे धीरे m प्लस 1 n तक वैल्यू डालते जाएंगे, n माइनस 1 तक डालेंगे और देन आगे देखते हैं। नाउ पुटिंग n इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 और लास्ट लेके जाते हैं n माइनस 1, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी यहाँ पे मान के चलेंगे भाई जो n माइनस 1 है वो m से तो बड़ा ही है, तभी तो बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ों को करेंगे। तो सक्सेसिवली हम सारी वैल्यूज़ को रखते जाएंगे। तो पहली बार जब n की वैल्यू हम m रखेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ um प्लस 1 अपॉन मॉड um इज लेस देन r। दूसरी बार अगर हम m प्लस 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, m प्लस 2 बाई मॉड ऑफ um प्लस 1 एंड दिस इज बीइंग लेस देन r। उसी तरह से नेक्स्ट वाले को अगर देखें तो मॉड ऑफ um प्लस 3 अपॉन मॉड ऑफ um प्लस 2 एंड दिस इज लेस देन r, और ऐसे करते जाएंगे। तो जब आप n के बदले n माइनस 1 रखोगे, इसीलिए हमने n माइनस 1 रखा भी है, तो ये क्या बच जाएगा, मॉड un बाई मॉड ऑफ un माइनस 1 इज लेस देन r। अब चूंकि ये इनइक्वालिटी सारे एक ही इनइक्वालिटी में लेस देन ही है, सारे पॉजिटिव हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन सारे इनइक्वालिटीज़ को, तो पहले तो ये देख लो कि कितने इनइक्वालिटीज़ ये हैं टोटली, ठीक है। तो इसके तो बहुत सारे उपाय हैं, APGP पढ़े हो वहाँ से भी कर सकते हो। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि देखिए पहला टर्म है m प्लस 1, ठीक है, और लास्ट टर्म यहाँ पे है u के नीचे n, तो n माइनस m प्लस 1 और प्लस 1, हमने AP का फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स गिने क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है। तो यहाँ से आप देखोगे दिस इज n माइनस m टर्म्स, ये टोटल कितने मिल जाएंगे, n माइनस m टर्म्स, ये टोटल कितने हैं, n माइनस m टर्म्स। आप खुद से भी चेक करके देख लेना। तो इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ज़रा देखो तो बारीकी से लिखेंगे धीरे धीरे कि समझ में चीज़ें जल्दी अच्छे से आएँ। मॉड um प्लस 1 बाई मॉड um इनटू नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, मॉड um प्लस 2 बाई मॉड um प्लस 1, नेक्स्ट वाला मॉड um प्लस 3 बाई मॉड ऑफ um प्लस 2 एंड दिस इज गोइंग अप टू मॉड un बाई मॉड ऑफ un माइनस 1, और r है बार बार, तो r कितनी बार, n का पावर r का पावर n माइनस m बार। क्या आप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आसानी से आप देख पा रहे होगे कैसे कैंसिल हो रहा है, देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और नेक्स्ट वाला इधर से कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मॉड un बाई मॉड ऑफ um इज लेस देन r n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन कुछ भी कह लो m प्लस 1, क्योंकि n माइनस 1 हम ग्रेटर देन m कर रहे थे, तो n ग्रेटर देन m प्लस 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो फाइनली थोड़ा सा इसको और अच्छे से थोड़ा लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मॉड un इज लेस देन मॉड um बाई r का पावर m इंटू r का पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन m प्लस 1। अब आप जानते हो कि r की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, और मॉड um बाई r का पावर m एक कांस्टेंट नंबर है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर, ये बस एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है k मान लो, और ये वाला जो है इसका r रेशियो जो है वो क्या है, r क्या है, 1 से छोटा है, तो इसका समेशन कन्वर्ज करता है। तो आप कंपेरिजन टेस्ट ज़रा याद करो, फर्स्ट टाइप वाला, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट सिंस समेशन r का पावर n इज़ कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है भाई, क्योंकि r आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है, वैसे मॉड r लेस देन 1 पे भी हो जाता है, तो ये आपका कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर समेशन ऑफ मॉड un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और यहाँ से क्या मिलता है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और कब कन्वर्जेंट हुआ है, जब l आपका 1 से छोटा है, ठीक है। तो चीज़ें आसान है, सबको क्लियर हो गई, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है।
अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है, जरा एक बार देख लो तो भाई, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में है कि समेसन UN हमारा डाइवर्जेंट होगा अगर L 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर वही एप्सिलॉन वाली बात करेंगे। तो अगर L जो है वो 1 से बड़ा है तो क्या हम एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ सकते हैं जिसमें L में से घटाने के बावजूद भी वो 1 से बड़ा हो। अच्छा, फर्स्ट टर्म में एक चीज़ हमने लिखा है कि टेक एन एप्सिलॉन, ये थोड़ा सा मैं एक बार बताना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा एक ही एप्सिलॉन आएगा? नहीं, ऐसे अनगिनत आ सकते हैं। तो सारे आर्बिट्ररी एप्सिलॉन के लिए सारे रिजल्ट ट्रू हो रहे हैं, इसलिए हम कन्वर्जेंट कह रहे हैं यहाँ पर। तो उसी प्रकार से अब L अगर 1 से बड़ा होता है, ठीक है, अगर L आपका सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग, द सेकंड वन, कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या कह सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन या टेक एन एप्सिलॉन सच दैट कि L माइनस एप्सिलॉन इज अगेन ग्रेटर देन 1। ओके, ऐसा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंस लिमिट ऑफ मॉड ऑफ UN प्लस 1 बाई मॉड UN, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आप लिख सकते हो, चाहे चलो जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, खामखा भी डिस्टर्ब हो गए। बाय this is equal to L, then there exist a k नेचुरल नंबर, ठीक है, वहाँ पे m लिखा था, यहाँ k लिख लेते हैं, k नेचुरल नंबर सच दैट कि मॉड ऑफ UN प्लस 1, डायरेक्ट लिखते हैं मॉड UN इज़ ग्रेटर दैन L माइनस एप्सिलॉन लेस दैन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू k, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड साइड को देखते हैं, फर्स्ट साइड जो है इसका इनइक्वालिटी का, उसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि मॉड ऑफ UN प्लस 1 बाई मॉड UN इज़ ग्रेटर दैन L माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज़ अगेन ग्रेटर दैन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू k, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से देखो तो ज़रा, मॉड ऑफ UN प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन मॉड UN फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू k। अब हम चाहते हैं कि अभी सीरीज पे ना आके आप डायरेक्ट सीक्वेंस पे सोचो। सोचने को क्या है कि हेयर मॉड UN इज़ अल्टीमेटली, मतलब कि अल्टीमेटली मतलब कुछ टर्म्स के बाद, मतलब कुछ फाइनाइट स्टेज के बाद, मतलब k के बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स UN प्लस 1 का मॉड लिया, मॉड UN से बड़ा हुआ और k के बाद, तो ये अल्टीमेटली कुछ स्टेज के बाद ही सही इंक्रीज तो कर रहा है, और कैसा है, पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का ये टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि मॉड UN का जो लिमिट होगा वो 0 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि k के बाद कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो सारे हैं, और k के बाद से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई जब बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग है, तो वैसे भी वो कन्वर्ज अगर करता भी तो अपने सुप्रीमम पे करता, लेकिन 0 तो पीछे ही रह गया, तो 0 तो नहीं होगा। और जब किसी सीक्वेंस का मॉडुलस वैल्यू का लिमिट लिया जाए 0 नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि UN का लिमिट भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे फिर मैं क्वेश्चन मार्क लिखाता हूँ कि वाई, ट्राई टू प्रूव दिस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर लिमिट ऑफ मॉड UN 0 नहीं है तो लिमिट UN भी 0 नहीं होगा, क्योंकि लिमिट UN अगर 0 हो जाता, मैं तो खुद ही आंसर दे रहा हूँ, तो लिमिट मॉड UN भी 0 हो जाएगा। अब ट्राई करना इसको थोड़ा सा अच्छे पैटर्न में लिखने के लिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अब आप जानते हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या होता है किसी भी समेशन का, कि समेशन मॉड UN ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, तो दिस इज डाइवर्जेंट, ओके, देन दिस इज डाइवर्जेंट। ये तो यहाँ से इससे मिला, ठीक है, ये मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इससे मिला, और यहाँ से क्या मिला कि कोई भी सीक्वेंस आर्बिट्रेरी हो या पॉजिटिव टर्म हो, कैसा भी हो, अगर लिमिट UN 0 नहीं है तो समेशन UN भी डाइवर्जेंट होता है। ये भी आप चेक करो पीछे अपने, जो हमने इसमें पीछे क्लास में कराया हुआ है, उसमें आप देखो, बुक वगैरह पढ़ो, उसमें आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं आगे बढ़ूँ, तो आगे अब हमने क्या देखे, एक बार और देख लो कि क्या देखा हमने, कि अगर L की वैल्यू 1 से छोटी रही तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी रही तो सिंपली डायरेक्टली डाइवर्जेंट, ठीक है, ओके।
जब रेशियो की बात आती है तो रूट की भी बात हमेशा आ जाती है, और रूट तभी डिफाइन होता है जब पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो इसको मैं बस एज ए स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, आप चाहो तो अपने घर पे एज ए होमवर्क इसको प्रूफ कर सकते हो। तो क्या है हमारे पास कि लेट समेशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स एंड लेट लिमिट ऑफ मॉड ऑफ यू एन, देखिए इसलिए मॉड ले रहा है ना, इज इक्वल टू एल, देन एक नंबर, फिर से वही कहानी, समेशन यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एल इज बीइंग लेस देन 1, एंड सेकेंड समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन 1। सेम प्रूफ करना है, बस पावर एन कर देना है दोनों तरफ, आपको ये चीज़ें डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगी। तो हमको लगता है कि आप ये चीज़ें तो समझ ही गए होंगे। तो बच्चों अब हमारे पास एक नया डिफिनीशन है और एक नए ताकत के साथ इसमें काम करना है। तो डिफिनीशन को पहले देखते हैं। डिफिनीशंस मैथ्स में जो होता है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स, थ्योरी, थ्योरम्स, कोरोलरी वगैरह ये सब जितने भी चीज़ें हैं सारी की अपनी अपनी जगह है, लेकिन शुरुआत होता है पहले डेफिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है। अल्टरनेटिंग के नाम से ही लग रहा है ना, अल्टरनेट करे, है ना, एक बार जैसे पॉजिटिव कभी निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो मुझे लगता है कि आपको यह डिफिनीशन क्लियर हो गया है, बट फिर भी मैं इसको लिखता हूँ। तो देखिए कि इफ़ यू एन इज़ ऑल पॉजिटिव, देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हम कह रहे हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, देन द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 का पावर n प्लस 1 इंटू यू एन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे कह सकते हैं, ऑफ रियल नंबर्स। देखो क्या अंतर है आखिर आर्बिट्रेरी टर्म और अल्टरनेटिंग, वहाँ भी तो पॉजिटिव निगेटिव की बात हो रही थी, यहाँ भी तो हो रहा है, तो फ़र्क क्या है ज़रा सोचो तो। आर्बिट्रेरी टर्म्स में क्या था कि जैसे मान लो कि शुरू के 5 टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर 50,000 टर्म पॉजिटिव, फिर 50 लाख निगेटिव। तो आर्बिट्रेरी है ना, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, पता नहीं है कि इसके बाद आज एक्चुअली में क्या आएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग को ज़रा ध्यान से देखो, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। तो पहला टर्म इस सीरीज़ की बात करो तो क्या आएगा, n बराबर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, u1, क्योंकि उसके पहले वाला -1 का पावर 2 हो जाएगा, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा टर्म -u2, ये निगेटिव हो गया, u2 पॉजिटिव है तो -u2 क्या हो गया, निगेटिव। अगला वाला पॉजिटिव, उसके अगला वाला निगेटिव, तो क्या हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, अगेन प्लस, एक बार माइनस, ऐसे कहानी चलती जा रही है। तो भाई ये अल्टरनेटिव तो हो रहा है ना, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटिंग सीरीज हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, ये तो हुआ अल्टरनेटिंग सीरीज़ का डिफिनीशन। अब हम आते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ के जैसे ही डिफिनीशन स्टार्ट होता है ना, तो एक नया टेस्ट सबसे पहले इंतजार करता है, और पूरे मैथमेटिशियन जितने भी हैं वो सबसे पहले यही टेस्ट को चेक करते हैं कि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, देन उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। जैसे रेशियो की कहानी है ना कि सबसे पहले रेशियो शुरू होती है, देन रूट शुरू होता है, देन बहुत सारे जितने भी टेस्ट हैं वो कुमर्स टेस्ट, लॉग टेस्ट, लोगारिथमिक टेस्ट, आपको इंटीग्रल टेस्ट, ये जितने भी आते हैं आपके वो हम धीरे धीरे चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है रेशियो। उसी प्रकार से अल्टरनेटिंग सीरीज की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहला नाम आता है लेबनिज। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो इस थ्योरम को ज़रा हम एक बार देखते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेंगे। आई होप कि मैं सही लिख रहा हूँ, गलत होगा तो बता देंगे, सुधार हो जाएगा। लेबनिज टेस्ट, ठीक है। तो लेबनिज टेस्ट का कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पहले जो आपका यूएन है वो पहले फॉलो करे, और अगर वो फॉलो करता है तो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा, नहीं करता है तो कुछ नहीं कह सकते, उतना तो करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ सीक्वेंस यूएन
be a monotone decreasing sequence of positive real numbers and limit of un is equal to 0, then the alternating series u1 minus u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, लिखने में भी मज़ा आ रहा है धीरे धीरे, है ना, इस कन्वर्जेंट। तो स्टेटमेंट को अब चलते हैं समझने, पढ़ने और अपनाने, ठीक है। लेबनिज़ ने क्या दिया, लेबनिज़ ने अल्टरनेटिंग सीरीज़ के ऊपर ही काम किया और उन्होंने ये कहा कि जो आपका un है, un तो एक्चुअली पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो जो आपका un है ये क्या हो, सबसे पहले मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, है ना, घटते जाए, पॉजिटिव रहे लेकिन घटते क्रम में हो, और ऐसा घटे कि लिमिट un 0 हो जाए, मतलब फाइनली कहाँ चल जाए, un 0 हो जाए। तो ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि ऐसा कोई सीक्वेंस है जो घटता जाए और 0 पे पहुँच जाए और वो पॉजिटिव हो? ऑफकोर्स 1/n सबसे पहला एग्जाम्पल। मुश्किल एग्जाम्पल नहीं सोचना है, आसान एग्जाम्पल से हमें चलना है। un अगर 1/n लोगे तो पहला टर्म 1, दूसरा हाफ, तीसरा 1/3, 1/4, घटते घटते टर्म में कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। देन अब 1/2 का पावर n, 1/n² 1/√n वगैरह वगैरह। तो अगर वो क्रिटेरिया को फॉलो करता है तो आपका जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सारी कहानी तो कन्वर्जेंट पे ही है। तो कैसे इसको प्रूफ करें, तो आओ ज़रा इसके प्रूफ को हम लोग बारीकी से समझते हैं, देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी की बात होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस सीरीज़ को कोशिश करते हैं कि उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से देखें, क्योंकि सबसे बेसिक डिफिनीशन तो वही है ना, चाहे वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हो या फिर निगेटिव हो या फिर अल्टरनेटिंग हो या फिर आर्बिट्रेरी हो। तो सबसे पहले हमारा कहानी है कि हम क्या करेंगे, Sn मानेंगे कि लेट Sn इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4। अब ज़रा सोच के हमें बताओ कि लास्ट टर्म क्या होने वाला है। -1 का पावर, मैं पावर नहीं लिख रहा हूँ, un तो होगा, ये तो कंफर्म है, s1 u1 हुआ, s2 u1 माइनस u2 हुआ। तो देखो जब इवन है तो निगेटिव, ऑड है तो पॉजिटिव, मतलब u2 के पास में निगेटिव, u3 के सामने पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा, एक बढ़ा देना है बस, यही तो खेल हो रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। तो ये हमारा हो गया Sn, और Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि S2n क्या होगा, मतलब n तक जोड़ा तो ये होगा, S2n की बात करें तो कैसा होगा, तो देखो u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -1 का पावर, जहाँ n है वहाँ पे 2n कर देना है, और ये +1 तो है ही, और ये u2n हो गया। थोड़ा सा और इसको अगर सुधार कर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट 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 माइनस u2n। ये गारंटी है कि u2n के सामने निगेटिव होना है, क्योंकि -1 का पावर ऑड है एंड दैट इज़ -1। उसी तरह से अगर हम S2n प्लस 2 करें, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, S2n प्लस 2 करें तो अब हमारे पास क्या है, अच्छा S2n प्लस 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, बहुत सारे तरीके हैं, बट ठीक है, पहले 2n प्लस 2 को बेसिक डिफिनेशन से लिखते हैं तो कैसा होगा, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म अगर हम लिखना चाहें तो -1 का पावर 2n प्लस 2, आप +1 तो करना ही है, यहाँ हो जाएगा u2n प्लस 2। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखा जाए तो दिस इज़ u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, और देखिए लास्ट वाला जो है वो हो जाएगा ऑड है लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा -u2n प्लस 2, इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, u2n प्लस 1 एक घट के, और फिर -u2n। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एंड दिस इज़ माई सेकेंड। अब ज़रा थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर देखो
तो फर्स्ट एंड सेकंड को ज़रा कंपेयर करें तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज H2n प्लस U2n प्लस 1 माइनस U2n माइनस 2n प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि S2n प्लस 2 माइनस S2n इज इक्वल टू U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2। अब ये सीक्वेंस जो UN वाला है वो UN क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो U2n प्लस 1 वाला बड़ा वैल्यू होगा U2n प्लस 2 से, क्योंकि घट रहा है ना तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ा है और इससे कम ये है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम S2n सीक्वेंस की सब सीक्वेंस की बात करें, मतलब SN का एक सब सीक्वेंस यानी कि इवन सब सीक्वेंस, तो ये कैसा है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब बढ़ते जा रहा है तो भाई कहाँ तक बढ़ रहा है, मुद्दा ये है। तो कहाँ तक बढ़ रहा है तो जरा आप देखना पड़ेगा, क्या बाउंडेड एबोव है, अगर बाउंडेड एबोव होता, काश कि ये बाउंडेड एबोव होता तो कन्वर्जेंट होता, बट ये काश क्या रियलिटी में सही है कि नहीं, है ना, सबसे पहले मुद्दा यही है। तो अगेन हम देखते हैं, अगेन वी सी दैट कि S2n को हम जब लिख रहे हैं तो ऐसे है U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5, थोड़े टर्म्स को बढ़ा के लिखिए कि चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, और लास्ट वाला माइनस U2n हो रहा है, ठीक है ना, इतना तो सबको याद है, -1 का पावर 2n प्लस 1 दैट इज माइनस। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखे U1 माइनस ऑफ U2 माइनस U3, ठीक है, नेक्स्ट माइनस ऑफ U4 माइनस U5, और ऐसे अगर हम चलते जाएं तो दिस इज़ अगेन माइनस ऑफ, आगे क्या आएगा ज़रा देखो तो, अगर आगे के सोचो तो देखो यहाँ पे इवन है, ठीक है, इवन के जस्ट बाद वाला ऑड है, तो यहाँ पे 2n माइनस 2 माइनस 2n माइनस 1 एंड अगेन दिस इज माइनस U2n, ठीक है। तो देखो ये वाला अंदर जो टर्म है U2 माइनस U3, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर दैन इक्वल 0 है, सब निगेटिव हो रहा है, मतलब U1 में से सब घट रहे हैं, और ये भी बेचारा तो ग्रेटर दैन 0 ही था। तो क्या ये वैल्यू डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि U1 से छोटा है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या देखते हैं कि H2n जो है, सीक्वेंस H2n जो है वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, एंड बाउंडेड एबोव बाय कहाँ है, U1 से, U1 बाउंडेड एबोव बाय U1। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, शॉर्ट में लिखते हैं, H2n इज कन्वर्जेंट, ओके, लिमिट H2n जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अभी तो हमने इवन सीक्वेंस की बात की, अब बात आती है कि हम ऑड सब सीक्वेंस के बारे में क्या जानते हैं, है ना, क्योंकि फाइनली आपका अप्रोच का क्या है कि आपका SN कन्वर्जेंट है कि नहीं, और SN को कन्वर्जेंट अगर कराना हो तो एक आइडिया आपको मिल रहा है कि H2n को कन्वर्जेंट बता दो, H2n प्लस 1 को कन्वर्जेंट बता दो, और अगर गलती से, मतलब गलती से ही कह रहे हैं, अगर इवन सब सीक्वेंस और ऑड सब सीक्वेंसेस का लिमिट अगर सेम हो जाए तो सीक्वेंस में ही आपने पढ़ा है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। तो नाउ वी कंसिडर H2n प्लस 1, नाउ कंसिडर S2n प्लस 1, इसको अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, कहाँ पे इंड होने वाला है, और पॉजिटिव के साथ कि नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पॉजिटिव के साथ इंड होगा U2n प्लस 1, क्योंकि -1 का एक पावर ज़्यादा चढ़ जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम H2n माइनस 1 करें तो मतलब इससे जस्ट 2n प्लस 1 से जस्ट एक ऑड कम अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये कैसा होगा, U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और कहाँ पे रुकेगा, U2n माइनस 1 पे, यहाँ पे भी। तो इसको थोड़ा सा इसके पीछे के टर्म को अगर देखें तो क्या होगा, माइनस U2n, और आगे वाला टर्म क्या होगा, प्लस U2n माइनस 1। तो इसलिए वी कैन सी दैट कि H2n प्लस 1 कैन बी रिटन एज H2n माइनस 1 और माइनस U2n
प्लस U2n प्लस 1। इन दोनों को अगर चेक करो, थोड़ा सा तो समझदारी कर ही सकते हैं। ओके, देन दिस इज H2n प्लस 1 माइनस H2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2n माइनस U2n प्लस 1। एंड माइनस बाहर है और ये तो खैर भाई इससे कम ये है, तो ले दे के मामला क्या आता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीक्वेंस ऑड सीक्वेंस जो है अगर आप बात करें 2n माइनस 1 का, तो ये आपका क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर डिक्रीज कर रहा है तो बाउंडेड बिलो होता तो कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इसका मतलब अब बाउंडेड बिलो देखना है, तो अगेन वी सी दैट कि H2n माइनस 1 लिखिए या प्लस 1 लिखिए, ये आपके ऊपर है। चलो हम प्लस 1 ही लिखते हैं। अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या है हमारा U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस डॉट 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 नेक्स्ट वाला U2n माइनस U2n प्लस 1, ऐसा है। ओके, हमें क्या देखना है कि ये H2n प्लस 1 या H2n माइनस 1 जो भी है, ये हमारा बाउंडेड बिलो होना चाहिए, मतलब किसी से बड़ा तो होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखो, इनके बीच का हम कोष्ट अगर लगा दे, ये कोष्ट, क्या ये कोष्ट काम करेगा भाई? जोड़े में रहेंगे ये सारे, ठीक है। अच्छा, वाकई में ये जोड़े में रहेंगे? नहीं रहेंगे ये। आप ज़रा इसको चेक करो, इसको ज़रा मैं एक बार हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो जोड़ा है वो लास्ट में इवन होना चाहिए ना, तो यहाँ लास्ट का तो ऑड हो रहा है। लेकिन इसको हम बना तो सकते हैं, कुछ तो इसका तरीका होगा। तो ऐसा लिखते हैं U1 माइनस U2 कोष्ट U3 माइनस U4, और लास्ट ऐसे जाएगा, इवन पे एंड करना है, तो U2n माइनस 1 माइनस U2n एंड दिस इज़ माइनस ऑफ U2n प्लस 1। ये जो है हमारा, ये अगर हम टर्म की बात करें, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, एक थोड़ी सी गलती हुई है हम लोगों से। आप ज़रा देखिएगा कौन सा, H2n प्लस 1 का जब हम लास्ट का टर्म लिख रहे हैं तो वो तो बेचारा प्लस में होना चाहिए था, और ये बेचारा माइनस में होना चाहिए था, क्योंकि इवन के सामने निगेटिव और ऑड के सामने पॉजिटिव होना था। तो थोड़ा सा ये सब मिस्टेक्स है, इसको अवॉइड करेंगे तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये आपका क्यों? क्योंकि UN जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं? नॉन नेगेटिव हो रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेटर दैन U1 माइनस U2। ऐसा कह सकते हैं ना भाई, इतने सारे पॉजिटिव टर्म्स या नॉन नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर रहे हो, तो सबसे पहले वाले टर्म से तो बड़ा ही होगा सम। तो इसका मतलब कि हम यहाँ से क्या देखते हैं कि H2n प्लस 1 इज बाउंडेड बिलो एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से क्या मिला? बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीज करे और बाउंडेड बिलो हो तो वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। दिस इज अगेन कन्वर्जेंट। तो देखिए, दोनों कन्वर्जेंट हो गए, इवन सब सीक्वेंस और सब सीक्वेंस, लेकिन क्या दोनों के लिमिट सेम हैं? तो आप ज़रा सोचो कि क्या हमने UN बराबर 0 का जो लिमिट है, लिमिट UN जो 0 हमने लिखा था, क्या उसका यूज किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो नाउ वी सी दैट नाउ UN को अगर हम लिखना चाहें, UN को ही मान लो UN डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो क्या हम UN को किस प्रकार से लिख सकते हैं? ज़रा इसका एक तरीका देखा जाए। UN, ठीक है, इवन और ऑड के डिफरेंस में लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो चलिए पहले हम देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि क्या इससे फ़ायदा होगा। तो ऐसे ना करके हम एक काम इसमें ये करते हैं कि नाउ H2n प्लस 1 माइनस H2n अगर हमसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप जानते हैं कि H2n प्लस 1 में लास्ट का जो टर्म होगा, वैसे लिख लो ज़्यादा बेहतर है, चलो लिख ही देते हैं, U1 माइनस U2 ऐसा होगा, प्लस U3 माइनस U4, और लास्ट में ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? U2n प्लस 1। यहाँ पॉजिटिव जाता है, ऑड के सामने है, तो इसके जस्ट पहले U2n मिलेगा, और यही चीज़ माइनस में है, U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 और डॉट 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 माइनस U2n। तो बचेगा क्या आपके पास? U2n प्लस 1।
तो अब हमारे पास क्या है कि देन लिमिट ऑफ, चूँकि S2n+1 और S2n कन्वर्जेंट है तो दोनों का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट ऑफ S2n+1 माइनस S2n इज इक्वल टू लिमिट ऑफ U2n+1, और UN का लिमिट जब 0 पे जा रहा है तो U2n+1 एक सबसीक्वेंस है, उसका भी लिमिट भी 0 पे जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि वी कैन राइट कि लिमिट ऑफ S2n+1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ S2n, क्योंकि Sn के जो सब सीक्वेंसेज हैं वो कन्वर्जेंट है तो लिमिट आपस में बढ़ सकते हैं, यानी कि वो 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे चला गया तो दूसरे साइड तो इक्वल हो गया। तो हमें क्या देखा कि Sn एक ऐसा सीक्वेंस था, अब इसको ग्रीन में लिखते हैं, Sn एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके इवन और ऑड दो सब सीक्वेंसेज हैं, वो दोनों के दोनों एक ही जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि Sn आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे भी आपका वही आता है y, तो इसलिए Sn जो है वो कन्वर्जेंट है, और अगर Sn कन्वर्जेंट है तो U1 माइनस U2 प्लस U3, अब ये करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो यानी कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। तो आई होप कि इसके प्रूफ को आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर पूछे, और बाकी दोस्तों को भी शेयर करें जो भी ऑनर्स के मैथमेटिक्स में है या फिर वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स को पढ़ने को। तो फ्री एजुकेशन टू ऑल है एक तरह समझिए, तो इसका एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।